नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 5वीं की जो किताब है रिम जिम, इस किताब में लेसन नंबर 12 यानी कि पाठ 12 जो है गुरु और चेला, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यह एक कविता है और ये कविता कवि सोहनलाल द्विवेदी इन्होंने लिखी है। पिछले वीडियो में हमने इस कविता के कुछ हिस्से का अध्ययन किया है। आज हम बचे हुए हिस्से का अध्ययन करेंगे। तो कवि सोहनलाल द्विवेदी गुरु और चेला इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे थे कि एक गुरु और चेला क्या करते हैं, चले घूमने यानी कि घूमने के लिए वो चले जाते और चलते चलते एक नगरी में पहुंच जाते। और वो नगरी में जाकर क्या करते, उन्हें नगरी में कौन मिलती है यानी कि ग्वालिन मिलती है, तो वो ग्वालिन को क्या पूछते हैं आदि बातों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में ली है। आज हम उसके आगे का जो हिस्सा है उस हिस्से के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कारीगर को पकड़कर लाया जाता है और कारीगर राजा को बताता है कि ये मेरी खता नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी भूल नहीं है, तो ये भिश्ती की गलती है, ये उसकी शरारत है, ये उसकी गलती है। शरारत मतलब गलती है, गफलत मतलब भूल है, क्योंकि उन्होंने इस दीवार पर ज़्यादा पानी डाला है और वो दीवार गीली हो गई है और इसी कारण वो दीवार क्या हो गई है, गिर गई है। ऐसे कारीगर बताता है। तो उसके बताने के बाद राजा क्या करता है, अपने नौकरों को उस भिश्ती को बुलाने के लिए कहता है और उसे जल्द ही फांसी चढ़ाने के लिए कहता है। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक देखा था। आगे के आगे हमें देखना है। अगले पद में कवि सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं, चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। यानी कि जैसे भिश्ती को बुलाया जाता है तो भिश्ती वहाँ चला आता है कुछ भी देरी किए बिना, यानी कि देर के बिना वो राजा ने बुलाया इसलिए जल्दी वहाँ आ जाता है। और जैसे वो आ जाता है तो वो कहता है, क्या कहता है कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई भूल नहीं की है। ये गलती किसकी है, तो मशक बनाने वाले की है। यानी कि जिस चमड़े के चीज़ बनाई जाती है आपको दिखाई दे रही है, यानी कि जिसमें पानी भरा जाता है उसे क्या कहा जाता है, मशक कहा जाता है। और जो पानी भरने वाला आदमी होता है उसे भिश्ती कहा जाता है। तो इसी प्रकार ये जो चीज़ है इसे मशक कहा जाता है। तो ये मशक जिसने बनाई उसकी ये गलती है, क्योंकि ये मशक कैसी है, बहुत बड़ी बनाई गई थी और उसमें ज़्यादा पानी रहता था और ये बहुत पानी रहने के कारण मुझे कोई समझ में नहीं आया, इसीलिए गलती किसकी है, जिसने ये मशक बनाई उसकी यह गलती है। कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया, यानी कि जिसमें ज़्यादा पानी भराया जाता था, समाया जाता था। कभी आगे कहते हैं, मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहाँ उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। यानी कि जैसे मशक वाला जो मशक बनाता है वो मशक वाला वहाँ आ जाता है और वो राजा को कहता है, क्या कहता है कि इसमें मेरी कुछ खता नहीं है या मेरी कुछ गलती नहीं है, मेरी कुछ भूल नहीं है। और जो गलती है वो किसकी है, तो मंत्री की है, क्योंकि ये इस मंत्री की गलती की वजह से ये इतनी बड़ी मशक बनाई गई। उन्हीं की गलती की वजह से, उन्हीं की चतुराई की वजह से, उन्हीं की बुद्धिमत्ता की वजह से, हिकमत मतलब बुद्धिमत्ता, हिकमत मतलब चतुराई, यानी कि मंत्री की चतुराई से ही मैंने इतनी बड़ी मशक बनाई थी और उसी कारण ये जो दीवार है वो दीवार क्या हो गई है, गिर गई है। ऐसे कवि हमें इस पद से बताते हैं। तो राजा फिर क्या करता है, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी ये गलती बिरानी। यानी कि ये जो चमड़ा दिया था वो मुझे किसने दिया था, मंत्री ने दिया था। बड़े जानवर का ये चमड़ा था और ये बड़े जानवर का चमड़ा मुझे किसने दिया था, मंत्री ने दिया था।
तो मैंने उस चमड़े से वो मशक बनाई। चुराया न चमड़ा मशक को बनाए, यानी मैंने वो चमड़ा चुरा कर बनाया क्या, नहीं बनाया। तो मैंने उस चमड़े जो चमड़ा दिया था उस चमड़े से मशक बनाई थी। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, यानी कि वो मशक कैसी है, बहुत बड़ी है और उसमें पानी भी बहुत रहता है, बहुत पानी भरता है। और ये गलती मेरी नहीं, ये गलती बिरानी, बिरानी मतलब पराई है, मेरी ये गलती नहीं है। ऐसे जो भिश्ती है, मशक वाला है, सॉरी मशक वाला है, वो मशक वाला राजा से बताता है। तो राजा को गुस्सा आ जाता है और राजा क्या करता है, हुक्म देता है, आज्ञा देता है। क्या देता है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन चढ़ाने को फांसी, उसी दम उसी क्षण। यानी कि राजा हुक्म देता है, हुक्म देता है मतलब आदेश देता है, आज्ञा देता है अपने सेवकों को, नौकरों से कि उस मंत्री को, जिस मंत्री की गलती है उस मंत्री को क्या करो, पकड़ कर लाओ और उसकी इस गलती की सज़ा उसे दे दो और उसे फांसी पर क्या करो, चढ़ाओ। ऐसे राजा अपने नौकरों से आदेश देते, हुक्म देते, आज्ञा देते। उसी प्रकार जब आदेश मिलता है तो सभी उस मंत्री को पकड़ कर लाते हैं। और जो जल्लाद होता है, जल्लाद मतलब फांसी चढ़ाने वाला जो होता है उसे जल्लाद कहा जाता है। तो वो जल्लाद उस मंत्री को फौरन क्या करता है, फांसी पर चढ़ाने लगता है। उसी क्षण उसी दम, यानी कि जिस क्षण मंत्री को लाया जाता है उसी क्षण मंत्री को फांसी पर चढ़ाया जाता है। और वो ये फांसी पर चढ़ाने का काम कौन करता है, तो जल्लाद करता है। आगे कवि कहते हैं, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उससे फांसी दो तुम इसी क्षण। लेकिन जब मंत्री को फांसी की सज़ा दी जा रही थी तो मंत्री दुबला था, वो हच्चा कट्टा नहीं था और इसी कारण उसकी जो गर्दन थी वो फांसी के फंदे में बैठ रही थी, लेकिन गर्दन दुबली होने के कारण उसे फांसी नहीं लग रही थी। तो मंत्री को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और मंत्री क्या करते हैं कि दुबला है तो जिसकी गर्दन बड़ी है उसे क्या करो, पकड़ कर लाओ और उसे तुरंत ही फांसी दे दो। ऐसी आज्ञा, ऐसी ऐसा हुक्म राजा अपने नौकरों से दे देते हैं। तो जो राजा के संतरी है वो क्या करते हैं, ऐसा आदमी ढूंढने के लिए चले जाते। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो जैसे ही संतरी मोटी गर्दन वाला आदमी ढूंढने के लिए चले जाते तो उन्हें कौन मिल जाता है, तो चेला मिल जाता है। जैसे हमने पहले देखा था, गुरु और चेला इस अंधेरी नगरी में आ जाते, लेकिन गुरु वहाँ से निकल कर चले जाते, चेला उसी अंधेरी नगरी में क्या करता है, घूमता रहता है। और इसी वक्त वही चेला किसे मिल जाता है, संतरी को मिल जाता है। तो संतरी उन्हें कहता है और उसी वक्त चेला क्या कर रहा है, तो हलवा खा रहा है। दनादन मतलब जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, वो खा रहा है। तो इसी प्रकार जो हलवा वो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी खा रहा है। दनादन मतलब जल्दी जल्दी। तो संतरी उसे देखकर कहता है, क्या कहता है कि चलो आपको फौरन किसने बुलाया है, महाराज ने बुलाया है, आपने महाराज ने न्योता दिया है, आमंत्रण दिया है, इसीलिए आपको जल्दी ही क्या करना पड़ेगा, महाराज के पास चलना पड़ेगा। ऐसे संतरी उस चेला को कहता है। कवि अगले पद में हमें बताते हैं कि बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता चखूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। तो चेले के मन में जब ये न्योता सुनकर खुशी आ जाती है, या कि उसे लगता है चलो हम राजा के यहाँ जाकर बहुत सारी क्या करेंगे, चीज़ें खाएंगे। और इसीलिए वो अपने मन में क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। बहुत मन में खुश हो चला आज चला, यानी कि वो मन में खुशी पैदा हो जाते हैं और वो मन ही मन में कहता है कि राजा ने मुझे न्योता भेजा है तो वहाँ जाकर मैं बहुत सारी चीज़ें खाऊंगा यानी चखूंगा, ऐसे वो मन में सोचता है। और जैसे ही वो राजा के यहाँ पहुँच जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक अजब
मेला दिखाई दे रहा है, सभी लोगों की भीड़ है वहाँ, और किसी को तो फांसी दी जा रही है। और ये नज़ारा देखकर उसे क्या लगता है, अजीब लगता है, यानी कि पहले कभी उसने ऐसा देखा नहीं था। उसे आश्चर्यचकित हो जाता है यह देखकर। कवि सोहनलाल द्विवेदी आगे के पद में कहते हैं, यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तो जब ये चेला सबको दिखाई देता है तो राजा कहते हैं कि इसकी गर्दन कैसी है, मोटी है, तो इसे क्या करो, जल्दी से ही फांसी चढ़ाओ। ऐसे राजा जल्लाद को क्या करते हैं, आदेश देते हैं, हुक्म देते हैं। और ये सुनने के बाद चेला क्या करता है, राजा को कहता है कि मेरी कुछ खता क्या है, मेरी गलती क्या है, मैंने क्या अपराध किया है जो मुझे आप क्या कर रहे हो, फांसी दे रहे हो। ऐसे चेला राजा को कहता है। तब राजा गुस्से से कहता है, क्या कहता है कि चुप रहो, तुम बकबक मत करो। ऐसे राजा चेला को कहता है। ऐसे सोहनलाल द्विवेदी हमें इस पद से बताते। कभी आगे के पद में कहते हैं, बताते हैं कि मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो कवि कहते हैं कि जो चेला था, जो शिष्य था, वो कैसा था, बुद्धू नहीं था, यानी कि वो चालाक था, बुद्धिमान था, यानी कि वो दिमाग चलाने वाला था। और इसी कारण वो वहाँ क्या करता है, बड़ी ही शरारतें करता है। और वो राजा से कहता है कि फांसी चढ़ाओ, मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पहले गुरु के दर्शन कराओ और उसके बाद मुझे फांसी चढ़ाओ। ऐसे चेला राजा को कहता है। यानी कि जिस प्रकार हम कई कहानियाँ सुनाते हैं, जैसे कि चूहा अपने शेर के मुंह से छुटने के लिए जब कोई ऐसी बात कहता है, चालाकी करता है और वहाँ से छूट जाता है। ऐसे कुछ कहानियाँ भी होती है जिसमें हम जब फंस जाते हैं तो हम वहाँ से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, अपनी चालाकी दिखाते हैं, हम कुछ तो शरारतें करते रहते। तो उसी प्रकार ये चेला भी कैसा था, बुद्धू नहीं था, वो चालाक था। और वो कहता है कि मेरे गुरु के दर्शन मुझे कराओ और बाद में मुझे क्या करो, फांसी चढ़ाओ। ऐसे चेला वहाँ राजा को कहता है। जैसे ही चेला वो राजा को कहता है तो राजा अपने सेवकों को आदेश देते हैं। क्या देते हैं, गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर, गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तो जैसे ही गुरुजी को वहाँ बुलाया जाता है, क्योंकि जो अंतिम इच्छा थी किसकी, चेला चेला यानी कि शिष्य की, तो शिष्य की अंतिम इच्छा क्या थी कि अपने गुरु के दर्शन कराए जाए। तो इसीलिए उसके गुरु को ढूंढ लिया जाता है और ढूंढने के बाद वहाँ गुरुजी को बुलाया जाता है। और वहाँ रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर, यानी कि जहाँ पर चेला रो रहा था, शिष्य रो रहा था, वहाँ पर गुरु क्या हो जाते, आकर खड़े हो जाते। और जैसे गुरुजी और चेला क्या करते, आपस में बातचीत करते। तो गुरुजी चेले के कान में कुछ तो गुनगुनाते हैं और उसके कान में गुनगुनाने के बाद उसे कुछ तो मंत्र देते हैं। आगे के पद में कवि कहते हैं, झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। तो जैसे ही गुरु क्या करते, चेले के कान में गुनगुनाते, उसे कुछ तो मंत्र देते। तो जब मंत्र देने के बाद क्या करते, गुरु और शिष्य आपस में झगड़ने लगते, क्योंकि चेला यानी शिष्य ने अपने गुरु को बताया होगा कि अभी मुझे क्या क्या कर रहे हैं, फांसी पर चढ़ा रहे हैं, यदि इससे छुटकारा पाना हो तो कोई तो हमें तरकीब उपाय निकालना होगा। इसीलिए गुरु और शिष्य एक वो तरकीब सूझती है, एक उपाय ढूंढते हैं, और इसीलिए वो दोनों क्या करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। यानी कि गुरु और चेला यानी कि शिष्य आपस में झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को धक्काने लगते हैं, शरारतें करने लगते हैं और एक दूसरे को ये करने लगते। तो उसके बाद गुरु ने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तो चेला कहता है कि नहीं, मैं फांसी पर
मरूंगा। यानी कि दोनों भी कह रहे हैं कि मैं फांसी पर, गुरु कहते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तो चेला कहता है कि नहीं, मैं फांसी पर मरूंगा। यानी कि दोनों में फांसी पर चढ़ने के लिए क्या होने लगी, बातचीत होने लगी। और इसी में से उन दोनों में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा और एक दूसरे को धक्का देने लगे। जब ये देखते हैं तो राजा को गुस्सा आ जाता है और वो राजा आगे आकर कहता है, कभी आगे पद में कहते, हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों, बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामत क्या है। तो जैसे दोनों झगड़ रहे थे, गुरु और चेला यानी कि शिष्य, तो दोनों को जब हटाया जाता है तो दोनों नहीं हट रहे थे, दोनों की झगड़ों को छुड़ाया जाता है तो वो छोड़ नहीं रहे थे। जैसे कि हमारे यहाँ भी कोई झगड़ा होता है या हमारे दोस्त के साथ झगड़ा होता है और हमारे बीच में कोई लोग आते हैं तो हम हटते नहीं, झगड़ते रहते। उसी प्रकार ये शिष्य और चेला क्या, सॉरी, शिष्य और गुरु क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। ये हटाए से भी नहीं हट रहे, हाँ, छुड़ाए से भी नहीं छोड़ रहे। तो उसी वक्त राजा वहाँ फौरन आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या बात है, आप इतने दोनों क्यों झगड़ रहे हो, क्या करामत है, यानी कि आपस में क्या बात हो गई जो आप दोनों झगड़ रहे हैं, ऐसे राजा उन्हें कहते। तो कभी आगे के पद में कहते, चढ़ेगा जो फांसी मोहरत है ऐसी, न ऐसी मोहरत बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। यानी कि जब राजा पूछता है कि क्या हुआ है, क्यों दोनों झगड़ रहे हैं, तब गुरु क्या करते हैं, राजा को बताते, क्या बताते, चढ़ेगा जो फांसी मोहरत है ऐसी, यानी कि आप जो मोहरत है, आप जो समय है वो कैसा है, अच्छा है, अच्छा मुहूर्त है। जैसे कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या घर का कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अच्छा मुहूर्त देखते हैं। तो उसी प्रकार गुरु राजा को कहते कि आप जो फांसी चढ़ेगा वो क्या होगा, राजा नहीं तो चक्रवर्ती बनेगा, यानी कि इस सभी संसार का छत्र उसके ऊपर होगा, यानी इस संसार का वो बड़ा राजा बनेगा। और इस कब बनेगा, जब इस मुहूर्त पर वो फांसी चढ़ेगा। ऐसी बात गुरु उस राजा को बताते हैं। तो आगे के पद में क्या करता है, जो राजा है वो क्या कहता है, कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो राजा आकर कहता है ये मुहूर्त अच्छा है, सच में अच्छा है। तो गुरु कहता है कि गुरु की बात कभी झूठ नहीं होती, गुरु जो कहते हैं वो हमेशा सच होता है। और इसीलिए ये बात सुनकर राजा कहता है कि फांसी पर कौन चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा और इसी दम मैं फांसी पर टंगूंगा, मुझे ही फांसी दे दो, क्योंकि मैं आगे जाकर क्या बनना चाहता हूँ, चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ, इस संसार का, इस विश्व का बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। एक ही राजा होगा जो चक्रवर्ती होगा और वो मैं बनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ही फांसी दे दो, ऐसे राजा जल्लाद को कहता है। चढ़ा फांसी पर राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो इसी प्रकार राजा को क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। और ये राजा खूब बाजा बजा, वो प्रजा खुश हो गई, उस राज्य की जो लोग थे यानी कि जो प्रजा थी वो कैसे हो गई, खुश हो गई, क्योंकि उनका मूर्ख राजा था वो किस पर चढ़ गया था, फांसी चढ़ गया था, वो मर गया था। अब घर घर में बधाई का बाजा बज रहा था, क्योंकि वो एक अंधेरी नगरी थी और उस अंधेरी नगरी का जो राजा था वो कैसा था, मूर्ख था। और मूर्ख राजा मरने के कारण उस राज्य के सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, ऐसे इस पद में कवि सोहनलाल द्विवेदी हमें बताते। तो इसी प्रकार कवि सोहनलाल द्विवेदी इस कविता से जो मूर्ख राजा की कहानी है, उस मूर्ख राजा की कहानी हमें इस कविता के द्वारा हमारे सामने रखने की कोशिश करते। इसी प्रकार यदि कोई हमारे सामने समस्याएं आती है तो वह समस्याएं सुलझाने के लिए हमें चालाकी से काम लेना चाहिए। जैसे कि जो शिष्य था
उसे कोई अपराध भी नहीं था, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसने कोई भूल भी नहीं की थी, फिर भी उसे फांसी दिया जा रहा था। लेकिन उसे छुटकारा पाने के लिए शिष्य ने क्या किया, चालाकी से एक उपाय सूझा और अपने गुरु को बुला लिया और दोनों ने मिलकर उस समस्या से हल निकाला। और जो मूर्ख राजा था वो मूर्ख राजा ही फांसी पर चढ़ा। तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो हमें भी उससे उपाय निकालना चाहिए, तरकीब निकालनी चाहिए और उस समस्या से छुटकारा पाना चाहिए। तो इसी प्रकार सोहनलाल द्विवेदी ने जो लिखी कविता है, कौन सी, गुरु और शिष्य, इस कविता का आज हमने अध्ययन किया है। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।